सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफवाई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 का जो हमारा सेमेस्टर 2 है उसका जो थर्ड यूनिट है इकोलॉजी, उसका लेक्चर नंबर 10 लेने वाले, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब क्या, देखो पहले देखो पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये समझा कि क्या क्या रीजंस होते हैं, कौन से कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, बट आज ये कि वो जो डिग्रेडेशन होता है उसके वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारे ऊपर। ठीक है, हमारे अर्थ के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर देखने वाले, इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं कौन से इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो बेसिकली आज हम ज़्यादा जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि देखो पहले के मैंने आपको हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ा दिया और अब जो है बेसिकली एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो इसलिए नॉर्मली हम ज़्यादा जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बेसिकली यहाँ पर लिखा क्या है कि पहली बात तो बताया गया है देखो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि फ्लूड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे मान लो अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ जाएगा तो मान लो अब जैसे अर्थक्वेक एक जगह अर्थक्वेक मान लो आ गया, अर्थक्वेक आएगा तो इधर का मान लो पहाड़ टूट के गिर गया। ठीक है, अब पहाड़ टूट के गिर जाएगा तो यहाँ के जितने भी इकोसिस्टम रहेगा, वहाँ पे जितने भी जानवर रहेगा वो सब मर जाएंगे, और ये भी एक टाइप का इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ही हो गया। ठीक है, तो नेचुरली भी हो सकता है, वोल्केनो इरप्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि हम जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ काटते हैं, फैक्ट्री से धुआं निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी बेसिकली हमारा इन्वायरमेंटल जो है वो डिग्रेडेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स बताए गए हैं जो कि ह्यूमन लाइफ के ऊपर पड़ते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के वजह से। ठीक है, मतलब इंसानों के ऊपर कौन से प्रभाव पड़ते हैं इन्वायरमेंट के डिग्रेडेट होने की वजह से। ठीक है, तो देखो बताया गया सबसे पहला है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन होता है भाई सबको पता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि हम पेड़ों को काट देते हैं, कोयलों को जलाते हैं, हम फ्यूल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैरोसिन हो गया, कोल हो गया, वुड हो गया, लकड़ियों को जलाकर खाना बनाते हैं। ठीक है, रूरल एरिया में, शहरों में देखोगे तो डीजल पेट्रोल चलता है। ठीक है, लोग गाड़ियों से घूमते हैं डीजल पेट्रोल से, तो ये सारी चीज़ों की वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। पूरे एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस फैल जाते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, और ये एयर पोल्यूशन करता है क्या है, सिंपली ये जो एयर पोल्यूशन होता है वो हमारी हेल्थ जो है उसको प्रभाव करता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो बीमारियाँ होती है वो हमें हो सकती है, जैसे कि अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं रहता वो सांस लेने का वो वाला प्रॉब्लम होता है ना, सांस नहीं आ रहा है भैया, सांस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, जितने भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, सांस लेने से, या फिर हार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, नर्वस सिस्टम, सर दुखना, ये मतलब कह सकते हो बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकती है एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है एयर पोल्यूशन की वजह से। उसके बाद देखोगे सेकंड जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सोसाइटी के ऊपर वो होता है नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, अब देखो बेसिकली ये जो हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, ये भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर आप देखो गाड़ियाँ चल रही है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन तो हो ही रहा है, कि मतलब बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, बट साथ ही में आप देखो कोई ट्रैफिक में, अगर आप देखोगे ट्रैफिक में एक टाइप से कोई हॉर्न बजा रहा था, कोई भोपू बजा रहा था, पो पो पो, इधर से कोई चिल्ला रहा था, इधर साइड हट रहे, मतलब पूरा शोर शराबा रहता है। ठीक है, अब उसको बेसिकली हम नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन मतलब जब बहुत ज़्यादा अलग अलग नॉइस मिक्स हो जाते हैं, ढेर सारा शोर शराबा होता है, उसे नॉइस पोल्यूशन बोला जाता है। मालूम पड़ा उधर ही किसी की बारात है, कोई शादी में नचा रहा है, ठीक है, शादी बारात में डीजे चालू है, ठीक है, उसका अलग से आवाज़ आ रहा है। तो बेसिकली जब नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नॉइस आने लगती है, आवाज़ें तेज से आने लगती है पूरे एटमॉस्फेयर में, और नॉइस बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो उसे नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से भी हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकता है नॉइस पोल्यूशन की वजह से ही, जब मतलब ज़्यादा हो जाता है नॉइस तो। ठीक है, तो इसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, नॉर्मली इससे हियरिंग प्रॉब्लम्स ही आती है, जैसे कि अगर मान लो ये डीजे, ठीक है, जैसे मान लो डीजे, और ये डीजे का स्पीकर इधर मतलब वो बेस है, ठीक है, स्पीकर है, अब ये ढू ढू करके बज रहा है, और इधर ही अगर आप अपना कान लगा लो तो आपका कान जो है फट जाएगा, कान के पर्दे फट जाएंगे और फिर बहरे हो जाओगे। तो नॉर्मली जो है मतलब हियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, अगर मान लो कोई आदमी सामने से चल रहा है, ठीक है, सामने से चल के मान लो ये आदमी जा रहा है और अचानक से भूख करके चिल्ला दो, कैसे ब्लड, अरे बाप रे अचानक से डरा दिया, तो ये मतलब अचानक से ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, हार्ट डिजीज हो सकते हैं, पता चला किसी को हार्ट अटैक ही आ गया है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं नॉइस पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो ये सेकंड इफेक्ट पड़ता है। तीसरा इफेक्ट पड़ता है वाटर पोल्यूशन एंड स्केर्सिटी, यानी क्या कि देखो वाटर पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा होते जाता है, और क्योंकि वाटर गंदा होते जाता है तो पीने वाला पानी जो रहता है बहुत कम होता है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं रहता। मुंबई में अगर आप देखोगे जो स्लम एरिया रहते हैं वहाँ पर लोगों को 3-3 दिन तक पानी नहीं मिलता। ठीक है, जो टैंकर्स होते हैं ना, वो पानी वाले टैंकर्स, ठीक है, ऐसे टैंकर्स रहते हैं पानी वाले, वो जो टैंकर्स होते हैं वो लोगों को इस तरह से पानी देते हैं। ठीक है, मतलब पानी देते हैं।
आते हैं, टैंकर्स आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन की वजह से वाटर पीने वाला पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स अंडरग्राउंड वाटर इज गेटिंग पॉल्यूटेड। क्योंकि जब देखो, अब मान लो कोई खेत है, खेत के अंदर अगर मान लो ये खेत है और इसके अंदर अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल डालने लग जाते हैं, मतलब फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड डालने लग जाते हैं, अब होता क्या है कि अगर इसको थोड़ा बेसिकली हम इस तरह से दिखाते हैं, मान लो ये खेत है, ठीक है, ये खेत है, ये मतलब हम खड़ा कर दिए खेत को, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, खेत का, ये ये खेत के अंदर का लेयर है। ठीक है, तो अगर देखोगे तो ये जो खेत के अंदर का हिस्सा है, तो इसके अंदर मान लो यहाँ पर पानी है, ठीक है, खेत के अंदर पानी है, तो ये जो केमिकल्स होते हैं वो खेत के अंदर तक चले जाते हैं और केमिकल्स जो रहते हैं वो पानी के साथ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से पानी भी जो रहता है वो भी पॉल्यूटेड हो जाता है, खराब हो जाता है और पीने लायक नहीं रहता। और कल को अगर मान लो हम खड्डा खोद कर यहाँ पर कुआं बना भी देते तो भी ये पानी पीने लायक नहीं रहता, गंदा हो जाता है केमिकल्स की वजह से। तो ये प्रॉब्लम्स की वजह से वाटर भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, ठीक है, जिंक जो होता है, लीड, मैग्नीशियम, न्यूट्रिएंट्स हैज़ इंक्रीज इन अंडरग्राउंड वाटर, ये सारी चीज़ें, धातुएं जो है पानी के अंदर ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो पानी रहता है, अंडरग्राउंड जो वाटर रहता है, मतलब ज़मीन के अंदर जो पानी रहता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित होते जा रहा है। ठीक है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज फॉर इंडिविजुअल यूज हीज डिप्लेटेड द वाटर रिसोर्सेज इन सेवरल स्टेट एंड द वाटर हैज़ टर्नेड सेलिन। मतलब क्या कि कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पानी को इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मान लो कोई अमीर रहता है, आपने देखा होगा फिल्मों में या फिर एड्स में देखो, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो नहाते टाइम पर शावर चालू हुए और मतलब बेसिकली शावर भी चालू है, नीचे नल भी चालू है, इधर बाल्टी भी भर रहा है, इधर शावर भी चल रहा है और इधर साबुन ही अभी लगा रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही रहती है। कुछ लोग होते हैं बाथरूम से आए, हाथ धो रहे, तो हाथ धो रहे तो सभी साबुन रगड़ रहे हाथ में, तब तक नल जो है चालू है, पानी गिर ही रहा है नल से। ठीक है, और जब हाथ में साबुन लग गया फिर हाथ धोएंगे और फिर हाथ धोने के बाद जाकर नल को बंद करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा वाटर वेस्ट करने की वजह से भी, ज़्यादा रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की वजह से एक स्टेट में दूसरे स्टेट्स में प्रॉब्लम्स आती है। जैसे मुंबई में देख लो, मुंबई में अगर देखोगे, महाराष्ट्र में, तो खास करके मुंबई में वहाँ पे पानी की काफ़ी प्रॉब्लम्स है। अमीर लोग को तो प्रॉब्लम नहीं रहते भैया, वो पैसे पे मतलब खरीद लेते हैं पानी, लेकिन गरीब लोग जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है पानी की। ठीक है, इसके वजह से भी हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा आता है कि अगर मान लो कोई स्कूल है, वहाँ पर क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर जो गरीब छोटे मोटे स्कूल्स होते हैं वहाँ पर वाटर प्योरीफायर नहीं रहता है। ठीक है, तो मान लो वाटर प्योरीफायर नहीं है, तो अब कहीं से पानी आया, मान लो नल से पानी आया यहाँ पर, तो ये जो नल से पानी आएगा ज़रूरी नहीं है कि अच्छा पानी हो, गंदा पानी हो सकता है, पॉल्यूटेड, जिसकी वजह से अगर कोई बच्चा इसको पी लेता है तो वो बीमार भी हो सकता है। ठीक है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। इसकी वजह से हमें जॉन्डिस, कोलेरा और बेसिकली ये गैस्ट्रोनिटेरियास्टिस बेसिकली बीमारी का नाम है, तो ये भी हो सकता है। ये सारी मतलब अलग अलग, जॉन्डिस आप नाम याद रख लो एग्जांपल के लिए। ठीक है, जॉन्डिस और कोलेरा नाम की बीमारियां आपको हो सकती है अगर आप पॉल्यूटेड पानी पी लेते हो। ठीक है, तो इट इज सेड दैट वाटर पॉल्यूशन इज द मेजर कॉज ऑफ डिजीज इन इंडिया। ठीक है, और कहता है कि इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा बीमारियां होती है वो वाटर पॉल्यूशन की वजह से होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गरीब है इंडिया के अंदर, सबके पास इतना पैसा नहीं कि एक्वागार्ड का प्यूरीफायर खरीद सके। ठीक है, और क्योंकि पैसा नहीं है, एक्वागार्ड खरीद नहीं सकते, प्यूरीफायर खरीद नहीं सकते, जिसकी वजह से लोग डायरेक्टली पानी पीते हैं और वो डायरेक्टली पानी जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड रहता है और जिसकी वजह से लोगों को बीमारियाँ हो जाती है। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, ये भी एक इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कि लोग जो रहते हैं, कंपनीज जो रहती है वो पूरा अपना गंदा गंदा कचरा जो रहता है वो समुंदर या फिर तालाब में ही फेंक देती है और फिर वही पानी हमारे घर पे आता है और हम उसी पानी को गंदा वाला ही पीते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। उसके बाद देखो बेसिकली यहाँ पर फोर्थ जो इफेक्ट पड़ता है वो होता है सॉइल कंटेमिनेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है हमारी जो ज़मीन होती है वो जहरीली बन जाती है। ठीक है, मतलब क्या, अब जैसे आपके मान लो खेत है, ठीक है, अपने खेत के अंदर मान लो आपने बहुत सारे केमिकल्स डाल दिए, फर्टिलाइजर डाल दिए, जिसकी वजह से अब इसमें जो भी वेजिटेबल फ्रूट्स उगेंगे तो उसके अंदर वो भी थोड़े बहुत केमिकल्स लगेंगे जिसके वो भी थोड़ा जहरीला हो जाएगा। ठीक है, तो सॉइल जो रहेगी पूरी जहरीली बन जाएगी, अंदर का ग्राउंड वाटर तो खराब होगा ही, साथ ही साथ इसके अंदर जो फ्रूट्स होंगे वो भी बर्बाद खराब ही रहेंगे, मतलब थोड़ा जहरीले टाइप रहेंगे। और अगर हम वो जो फ्रूट्स अगर खा लेते हैं तो जिसकी वजह से हो सकता है हमको काफ़ी सारी बीमारियां भी हो जाए। ठीक, किडनी, नर्वस सिस्टम, इससे रिलेटेड बीमारी हो सकती है, आई से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, ये सारी बीमारी हो सकती है, यहाँ तक कि कैंसर तक हो सकता है हमको ऐसी सब्जियों को खाने की वजह से। ठीक है, मतलब जो केमिकल्स वाले सब्जियां होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसी होती है, तो ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि अगर हम खेतों में डालते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, हैवी मेटल्स हो गए, कुछ होते हैं मतलब धातु लोहा वो अगर वो सब डाल देते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स आती है। पेस्टिसाइड्स और क्लोरोनाइटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कुछ केमिकल्स का नाम है जो कि अगर हम डाल देते अपने खेत के अंदर, ज़मीन के अंदर, तो हमारी जो ज़मीन होती है वो जहरीली बन जाती है और जो वेजिटेशन होता है, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी पॉइजनस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये फोर्थ इफेक्ट पड़ता है, सॉइल जो रहता है वो कंटेमिनेशन होता है, जहरीला बन जाता है। उसके बाद देखो फिफ्थ इफेक्ट पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, कि बेसिकली इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है हमारे देश के अंदर, पूरी देश के अंदर ही बात करेंगे, पूरी वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है। कैसे, देखो
पहली बात, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है ये कि जब हमारी जो धरती है उसका जब टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है तो उसको ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। ग्लोब जो है हमारा वार्म होने लग रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है, तो इसको ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि इट इज द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सिंस द मिड 20th सेंचुरी। यानी क्या, ये 20th सेंचुरी से अगर आप देखो, यानी 90s से अगर आप देखते हो तो उस टाइम से लेकर अभी तक देखोगे तो हमारा जो धरती का जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। इट इज़ कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज जो होते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी जो गैसेज होती है वो करती क्या है कि देखो दिन में होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कि बेसिकली गैसेज की काफ़ी सारी लेयर्स होती है जो कि दिन में सूरज जो होता है उसकी जो लाइट्स होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और धरती तक कुछ ही लाइट्स को पहुंचने देती है, ठीक है। अब ये जो लाइट्स होती है धरती तक पहुंचती तो है और बाकी जो लाइट्स होती है वो ग्रीन हाउस जो रहता है बेसिकली ये जो मतलब गैसेस रहती है वो लाइट को अंदर ले लेती है, ठीक है। अब जब रात होती है तो होता क्या, अब रात होती है तो सूरज तो यहाँ पे चला जाता है, अब यहाँ पे सूरज नहीं रहता, यहाँ पे चांद रहता है। तो अब होता क्या है कि ये जो रोशनी है यहाँ पे, ये जो गर्मी आई थी, ये जो लाइट्स आए थे, अब ये वापस जाने लगते हैं, ठीक है। तो जब ये वापस जाने बेसिकली होता क्या, देखो कोई भी जो लाइट है वो आता है और रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है, ठीक है, वापस से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी जगह पर चला जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है, ठीक है। बट ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है क्या, यहाँ पर एक बैरियर बन जाता है और जब कोई भी लाइट जो है इसके अंदर आता है, हमारी धरती के अंदर आता है, तो वो वापस जा नहीं पाता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब रात हो जाती है तो हम रात के टाइम पर हमारी धरती का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, क्योंकि हमारी धरती के अंदर अभी भी वो जो लाइट है वो रहती है, बाहर निकलती नहीं है धरती से, ठीक है। तो बेसिकली इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारी धरती का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बट होता क्या है कि अगर हमारे धरती में बहुत ज़्यादा ही ग्रीन हाउस गैसेस हो जाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऐसी जो गैसेस होती है बहुत ज़्यादा जब हो जाती है तो हमारी धरती का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो इसके से प्रॉब्लम ये आती है कि देखो जो आइस होती है, जैसे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका जो है हमारा अंटार्कटिका, उसका जो आइस है वो अगर आप देखोगे तो वो अगर बहुत ज़्यादा धरती गर्म होने लगेगी तो वो पिघलने लगेगा और पिघलेगा तो फ्लड आएगा, बाढ़ आ जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा तूफानी आ जाएगी, ठीक है, तो सब डूब जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, बाढ़ आ जाएगा, जो जितने भी बर्फ़ है जैसा हमारा हिमालय है तो वो भी पिघलने लग जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एंड देखो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि देखो जो हमारा इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है IPCC, ये बेसिकली एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, प्रेडिक्ट किया था, बताया था कि देखो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसकी वजह से अगर देखोगे तो हमारा जो एग्रीकल्चर यील्ड जो है यानी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो 30 से 40% तक घट सकता है, ठीक है, 2050 तक। क्यों? क्योंकि देखो जब गर्मी ज़्यादा होगी फसल ढंग से होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फसल बर्बाद होगी, जिसकी वजह से हमारा 30 से 40% जो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा 2050 तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक हमारी धरती की ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी रहेगी, प्रेडिक्शन है बेसिकली, और उस टाइम पर हमारे धरती के ऊपर बहुत बड़ा फूड क्राइसिस आएगा कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं, मतलब पैसे तो रहेंगे लेकिन खाने के लिए सब्जियाँ नहीं रहेगी, ठीक है, सब्जी फल ग्रेन्स ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग भी ये एक प्रॉब्लम आता है, इफेक्ट पड़ता है हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से। उसके बाद होता है इफेक्ट ऑन ओजोन लेयर, ठीक है, मतलब क्या कि देखो बेसिकली अगर आप देखोगे जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो, जैसे अगर आपको बताऊँ, देखो ओजोन लेयर का डिप्लेशन का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था। देखो ये हमारा धरती है, ठीक है, धरती के ऊपर होता है ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, और ठीक इसके ऊपर होता है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। अब जैसे ये देखो ये जो ट्रोपोस्फीयर खत्म होता है तो इसके ऊपर आता है ओजोन लेयर, ठीक है। ये देखो ओजोन लेयर यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो बेसिकली ये जो एरिया है इसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं, ठीक है। ये जो ओजोन लेयर है ये करता क्या है कि कोई भी सूरज की जो किरणें होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेस होती है, वो धरती तक पहुंचने में रोकता है, ठीक है, बेसिकली उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ ही लाइट्स जो रहती है, कुछ ही जी रोशनी जो रहती है, बहुत कम रोशनी जो रहती है वो धरती तक पहुंचती है और धरती का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। साथ ही में वो जो खतरनाक लाइट्स जो है, रेस जो है वो धरती पर नहीं पहुँचती है, साथ जिसके वजह से हमारी धरती पर लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है, ठीक है। अगर मान लो वो लाइट जो है आपके ऊपर पड़ जाती है तो आप जो है आपको कैंसर भी हो सकता है, साथ ही में जानवर जो है वो मर भी सकते हैं, प्लांट्स भी मर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो 1-2 साल तक अगर चलता है तो 1-2 साल में धरती की पूरी जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी अगर ये ओजोन लेयर चला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो बताया गया है कि जो CFC जो होता है बेसिकली एलिमेंट होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है होता है, इसकी वजह से जो है हमारा ओजोन लेयर जो है वो डिप्लेशन उसका हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या है देखो बताता हूँ, देखो ओजोन लेयर का डिप्लेशन का मतलब होता है, इसका मतलब बेसिकली आपने
आपने सुना होगा ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। बेसिकली देखो, छेद होना बेसिकली ओजोन लेयर का कभी छेद नहीं हुआ है। बेसिकली डिप्लेशन का मतलब होता है ओजोन लेयर की, देखो मान लो इतनी मोटी परत है तो अब इतनी पतली परत हो चुकी है, ठीक है। मतलब लेयर का जो मतलब मोटाई जो है वो धीरे धीरे अब कम होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से उसको जो रोकने की जो क्षमता थी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज की, वो धीरे धीरे अब कम हो रही है, ठीक है। तो इसी को ओजोन लेयर डिप्लेशन बोला जाता है। तो ये जो CFC जो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके वजह से ये ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है, ठीक है। कैसे होता है आपको समझाता हूँ। देखो ओजोन लेयर को अगर ख़त्म करना है तो इसके दो बेसिकली फैक्टर्स होते हैं जिसकी मदद से ये ख़त्म होता है, ठीक है। सबसे पहला, अगर किसी भी जगह का टेम्परेचर जो है -80 डिग्री से कम रहता है, ठीक है। साथ ही में अगर उस जगह पर क्लोरीन रहता है तो उस जगह का जो बेसिकली ऊपर का जो एटमॉस्फेयर में जो हमारा ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे उसका जो बेसिकली लेयर है ओजोन लेयर की मान लो इतनी मोटाई है तो धीरे धीरे वो खत्म होने लगती है और वो पतली होने लगती है। देखो करता क्या है, देखो ये जो CFC जो होता है इसके अंदर होता है क्लोरीन। देखो इसका पूरा नाम ही पढ़ लो, देखो नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसके अंदर क्लोरीन एक मॉलिक्यूल होता है, ये जो क्लोर होता है इसी का मेन काम होता है, ठीक है। ये CFC के अंदर क्लोरीन होता है। ये करता क्या है, देखो कि जो ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट करता है, उनके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। रिएक्शन कब करता है, जब टेम्परेचर -80 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब एकदम ठंडी जगह होती है, वहाँ पर ये ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है। इसलिए देखोगे तो ओजोन लेयर का जो छेद है वो अंटार्कटिका के इधर दिखेगा आपको, ठीक है, कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है। तो होता क्या है, जब ये क्लोरीन जो रहता है वो टेम्परेचर के साथ रहता है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर है वहाँ पर क्लोरीन अगर प्रेजेंट रहता है, तब ये ओजोन लेयर को जो है उसके साथ रिएक्शन करता है। और क्या होता है कि देखो ये जो क्लोरीन रहता है वो ओजोन लेयर का जो ओजोन मॉलिक्यूल्स है उसको हटाकर वहाँ पर ऑक्सीजन बना देता है, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से अब ओजोन लेयर में से ओजोन के मॉलिक्यूल्स निकल के वहाँ पर ऑक्सीजन आ जाते हैं और ऑक्सीजन नीचे आ जाता है और ओजोन लेयर की जो परत थी वो पतली हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है। ओके, तो इस तरह से होता है। यहाँ पर बताया गया है कि देखो हमारा जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो मिलता कहाँ पे हमको, मतलब ओजोन लेयर हमको दिखता किधर है। तो देखो अगर आप देखोगे हमारा जो बेसिकली सरफेस जो है उसके 15 किलोमीटर ऊपर आपको दिखेगा, मतलब ये जो स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर है इसके ऊपर आपको ओजोन लेयर दिखेगा जो कि लगभग 25 किलोमीटर तक का मोटाई है इसका, ठीक है। मतलब 25 किलोमीटर इतना मोटा जो है हमारा ओजोन लेयर है जो कि धीरे धीरे पतला हो रहा है। अभी तो थोड़ा कम हो रहा है, 2014 में तो बहुत ज़्यादा बड़ा छेद हो गया था ओजोन लेयर का, ठीक है। मतलब छेद नहीं, डिप्लेशन, मतलब परत कम पतली हो गई थी, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती है, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पहले मैं आपको बताया, ठीक है। वही सारी चीज़ें वापस से बताई गई भैया कैसे होता है, इसके वजह से हमें स्किन कैंसर हो सकता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमें इफेक्ट क्या पड़ता है, नेक्स्ट होता है एसिड रेन, ठीक है। मतलब क्या कि देखो बेसिकली ये जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है इसकी वजह से एसिड रेन भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कैसे एसिड रेन होता क्या है। एसिड रेन का मतलब होता है कि बेसिकली देखो बारिश के अंदर जो बारिश की जो ये बूंदें होती है ना, जो बारिश के सब बूंदें गिरती है तो वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होती है, मतलब उसके अंदर एसिड होते हैं, ठीक है। जैसे कि उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये सारे एसिड जो रहते हैं उस पानी के अंदर होते हैं, उस ड्रॉपलेट के अंदर होते हैं, जो कि अगर ज़मीन पे गिरते हैं और किसी चीज़ के ऊपर गिरते हैं तो उसको धीरे धीरे खराब करने लगते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई प्लांट है उसके ऊपर वो एसिड गिर गया तो वो मर जाएगा, कुछ दिन में उसके पत्ते सूख जाएंगे, मर जाएगा, ठीक है। तो ये एसिड रेन होता है, ठीक है। ये होता कैसे एसिड रेन, तो बताता हूँ। देखो अगर मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, अब इस कंपनी जो रहती है जब ये प्रोडक्शन करती रहती है तो इसमें से काफ़ी सारे धुएं निकलते हैं। जैसे मान लो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड मान लो निकला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो गैसेस निकली, ठीक है। अब ये जो दो गैसेस होते हैं ये मान लो एटमॉस्फेयर में हवा में जाकर घुल गए, ठीक है, हवा में जाकर मिल गए, ठीक है, हवा में ही जाएंगे गैसेस। अब होता क्या, देखो हमारा जो बेसिकली आपको मालूम होगा वाटर साइकिल कैसा चलता है। वाटर साइकिल चलता है क्या कि देखो ये जो तालाब का पानी है ये सूखता है गर्मी की वजह से और ये वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है और जाकर बादल बन जाता है, ठीक है, आपको पता होगा। अब जब ये भाप बनता है तो भाप बनने के टाइम पर जब ये बादल बन रहा रहता है, ठीक है, जब ये बादल बन रहा रहता है तो उस टाइम पर ये जो दो गैसेस है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, ऐसी जो गैसेस होती है, जो केमिकल गैसेस होती है, ये जो हमारा वाटर वेपर है उसके साथ ही मिक्स हो जाती है और ये बन जाती है बेसिकली हमारा जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड था वो बन जाता है न्यूक्लिक एसिड और ये जो सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड था वो बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। मतलब पानी के साथ वाटर वेपर के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है। और जब बारिश होती है तो ये जो बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट होते हैं काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होते हैं, इसके अंदर ये दोनों कंपाउंड्स मिले हुए रहते हैं जिसको हम बोलते हैं मिलाकर एसिड बोल सकते हो, एसिड रेन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर होता है क्या, बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो गैसेस होते हैं वो मिल जाते हैं जिसकी वजह से एसिड रेन होती है, ठीक है। ये मतलब प्रदूषण की वजह से होता है नॉर्मली। और साथ ही में अगर मान लो आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाते टाइम पे भी काफ़ी सारे गैसेस निकलते हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसे एसिड रेन बोला जाता है। ओके, तो ये एयर पोल्यूशन की वजह से होता है ये सारी चीज़ें।
ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट 8वां हमारा इफेक्ट पड़ता है डिप्लेशन ऑफ मरीन लाइफ, ठीक है। मतलब क्या, देखो मरीन लाइफ का डिप्लेशन का मतलब होता है कि देखो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मरीन जो लाइफ है उसको ख़त्म करते जा रहे हैं, लोग पकड़ते हैं, मछली मार के खा लेते हैं। साथ ही में क्योंकि देखो हम कंपनीज जो रहती है, अलग अलग जो कंपनीज रहती है, वो अपना जितना भी वेस्ट होता है, कचरा होता है, वो समुद्र में बहा देती है, ठीक है। आपको पता होगा, ये मैंने आपको कितने बार दिखाया। देखो ऐसी जो कंपनीज होती है, मान लो ये उसका मतलब रहता है, नाला रहता है, तो ये मान लो समुंदर है, तो जितनी भी कंपनीज होती है, मान लो फैक्ट्री है, तो अपना जो जितना भी कचरा रहता है, केमिकल्स हो गए, जितना भी वेस्ट होता है, वो सब समुद्र के अंदर ही बहा देते हैं उन लोग, ठीक है। तो समुद्र के अंदर ही उन लोग बहा देते हैं, जिसके वजह से पूरी जो मरीन लाइफ होती है, यानी पानी के अंदर जो जानवर रह रहते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो ये समुंदर है, ठीक है, अब इसके अंदर मान लो पूरा केमिकल मैंने डाल दिया, अब यहाँ पर कोई मछली आया जो तैर रहा था, ऐसे तैर रहा था, और उसने ये केमिकल को पी लिया, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है वो मर गया, ठीक है। या फिर कोई केमिकल था जिसको किसी कीड़े के ऊपर मान लो कोई केमिकल है और उसको किसी जानवर ने खा लिया, कोई मछली ने खा लिया, वो मर गया, ठीक है। तो इसी तरह से देखो तो पूरा जो मरीन लाइफ है, जानवर जो है, मछली जो है, वो मरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मरीन लाइफ को हमने पूरा पॉल्यूटेड कर दिया है, पूरा पॉइजनिंग कर दिया, जहरीला कर दिया है। अगर आप समुद्र का पानी पी लेते हो या फिर कोई ऐसी तालाब का पानी पी लेते हो जो कि काफ़ी गंदा है, तो आपकी हेल्थ खराब भी हो सकती है। अपने आसपास में आपने देखा भी होगा, कुछ तालाब होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, एकदम खराब हो चुके हैं, अगर आप उसका पानी पी लो वो मर जाओगे, ठीक है। उसके अंदर जो मछलियाँ होती है वो भी खतरनाक होती है, मतलब खतरनाक मतलब वो नहीं कि आपको मार देगी, आप उसे खाओगे तो आप मर जाओगे, जहरीले बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पॉइजनस का ले जगह, वो ऐसी तालाबों में बहुत जल्दी मछली मर भी जाती है, ठीक है। और ये आपको रिमोट एरिया में भी दिखेंगे। रिमोट एरिया मतलब वो एरिया जहाँ पर शहर नहीं होता है, शहर से 1-2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर होता है, मतलब गाँव इलाका मान लो, विलेज इलाका, जंगली इलाका, ठीक है। तो ऐसी जो जगह होती है वहाँ पर भी आपको दिखेगा आराम से कि वहाँ पर भी जो है मरीन लाइफ काफ़ी खतरनाक हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारी डिजास्टर हमको दिखते हैं, ठीक है। साथ ही में ये भी दिखता है, कई बार होता है समुद्र में से जब पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है समुद्र में से, तो कई बार होता है जब जो शिप रहती है वो टैंकर में से मतलब लेके जाती है, जब शिप जो रहती है समुद्र से वो पेट्रोल डीजल को लेके जा रही रहती है, तो कई बार एक्सीडेंट होने की वजह से, मतलब एक्सीडेंट मतलब कुछ तूफान आ गया या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से समुद्र में वो जो जहाज था वो डूब गया। तो ये जो टैंकर के अंदर बेसिकली फ्यूल रहता है, डीजल पेट्रोल, ये समुद्र के अंदर ही बिखर जाता है। और क्योंकि आपको भी पता है तेल जो रहता है वो पानी के ऊपर ही फ्लोट करता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर जितनी भी मछलियाँ रहती हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। वो जो ऑयल रहता है वो ऑक्सीजन को अंदर जाने नहीं देता है, सनलाइट को अंदर जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से मछलियाँ कुछ समय बाद मर जाती है उस एरिया में, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, इफेक्ट पड़ते हैं, और जो कि काफ़ी डेंजरस है। ओके, तो ये 8वां इसका इफेक्ट पड़ता है हमारा। उसके बाद देखो बेसिकली 9वां जो इफेक्ट पड़ता है वो होता है डिफॉरेस्टेशन। मतलब क्या, देखो डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल को काट देना, ठीक है, रिमूव कर देना। कि देखोगे डिफॉरेस्टेशन भी बढ़ते जा रहे हैं, लोग जो रहते हैं वो जंगलों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, कोई भी रीजन से हो सकता है मान लो पैसे कमाने के लिए लोग काटते हैं, ठीक है। कई बार होता है लोग जो रहता है घर पे चूल्हा जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए लोग पेड़ों को काट देते हैं, ठीक है। कई बार होता है जंगल में आग लग जाती है, नेचुरली आग लग जाती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा जंगल हमें खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे करते करते। और बेसिकली ये जो जंगल है ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि नेचुरल कैपिटल कैसे है हमारा, कि फॉरेस्ट हमको काफ़ी सारी चीज़ें देता है, फल फूल देता है, मेडिसिन देता है, काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ देता है, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे जानवर रहते हैं, बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें हमें देता है, ठीक है। बट अगर ये फॉरेस्ट चला जाएगा तो इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जीना, क्योंकि ये फॉरेस्ट ही है जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके देता है। और जब धरती पे सारे फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेगा, फिर देखोगे तो धरती काफ़ी ज़्यादा तबाह होने लगेगी, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है, इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट इफेक्ट पड़ता है जो होता है डिजर्टिफिकेशन। मतलब क्या कि भैया जो भी मतलब हमारी जो उपजाऊ ज़मीन थी वो डेजर्ट में कन्वर्ट होते जा रही है। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि हमारे धरती पे बेसिकली पड़ रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में पड़ रहे हैं, इफेक्ट्स पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। सो बेसिकली आपको मे बी सारे इफेक्ट्स समझ आ गए होंगे। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा लाइटली समझाया हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया, क्योंकि देखो पहले ही मैं इन्हीं चीज़ को रिपीट कर चुका हूँ, 2-3 बार बता चुका हूँ, तो वापस से रिपीट करने का लॉजिक नहीं बनता, इसलिए यहाँ पर थोड़ा हल्का फुल्का ही हमने समझाया। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ना समझ आए, तो उन लेक्चर्स को देख लेना अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा वो पूछ सकते हैं, आपका जो भी डाउट रहेगा। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है जल्दी हमारे चैनल पे आने वाला है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त लोग हैं। क्योंकि देखो आप वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त लोग हैं, क्योंकि हो सकता है आपके जो दोस्त हो उनको मेरी वीडियो ना मिलती हो यूट्यूब पे, वो सर्च मारते हो मेरी वीडियो ना दिखती हो, तो हो सकता है उनको ना मिलती हो। तो इसलिए अपने जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर कर देना। एंड इस वीडियो को जितने भी आपके जो स्कूल के कॉलेजेस के जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर भी शेयर कर दो,
दो ताकि वो भी वीडियोस को देख सके, ठीक है। सो वीडियो को जितना हो सके उतने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि बेसिकली वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके, ओके। एंड अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वो चाहो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाकर पूछ सकते हो जो भी आपके डाउट्स रहते हैं। एंड अगर आपको बेसिकली इस लेक्चर का PDF चाहिए रहेगा स्टडी पर्पज़ के लिए, तो वो जो बेसिकली PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो PDF को, ठीक है। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब देखो, अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, मतलब 1-2 दिन बाद देख रहे हो अपलोड होने के बाद, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो यहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो को अगर आ गई होगी तो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।